तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का आज के इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो हम विषय भी देखें, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर सरिता जी आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे। वेलकम सरिता जी। थैंक यू। हाँ, आज का टॉपिक है हमारा पीसीओडी या पीसीओएस है। आजकल लड़कियों में, लेडीज में ये टॉपिक बहुत ही, ये जो सिंड्रोम है वो बहुत ही कॉमन होने लगा है। जैसे 30-35 साल पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल हूँ। मैं अंबरनाथ में रहती हूँ। हमारा 24/7 पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी है। मैं नेचुरोपैथ भी हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग के होलिस्टिक कुकिंग और हैप्पीनेस प्रोग्राम जिसमें सुदर्शन क्रिया सिखाते उस बच्चों के और बड़ों के कोर्स की भी टीचर हूँ। और मेरा पैशन है कि इन होलिस्टिक वे लोगों का आरोग्य अच्छा रहे और वो डिसीज फ्री रहे। इसलिए सब चालू है मेरा प्रयत्न। जो जीवन में जो भी कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। तो एक मिनट, ये पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओडी। ये जब सिर्फ ओवरी में सिस्ट रहते हैं तो उसके सिर्फ पीसीओ बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी। लेकिन इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स आते हैं तो उसको फिर सिंड्रोम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। 30-40 साल पहले तो ये इतना नहीं था। फिर अब क्यों हुआ, अब क्यों हो रहा है? इतना बढ़ने लगा है इसका प्रपोर्शन कि कुछ 20 साल पहले कुछ पेशेंट्स आ रहे थे, लेकिन अभी तो 5 लेडीज में, मतलब जो फर्टाइल पीरियड है 20 साल से 40 साल के एज ग्रुप के जो है लेडीज, उनमें 5 लेडीज में एक को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या है और क्यों हो रहा है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात आज हम करते हैं। पहले तो और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। एक तो है वेट, एक तो इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि एक फॉर्मेशन जो है यूटेरस में वो इरेगुलर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आवाज कम है मेरा, अभी ठीक है क्या? यस, ठीक है अभी सुनीता जी? ओके। तो हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बराबर है। जो महीने में एक रिलीज होना चाहिए उसके बदले ज्यादा होते हैं। तो इरेगुलर हार्मोन जो सिक्रेशन है इसकी वजह से, और सिस्ट फॉर्मेशन भी होता है ओवरीज में। ओवरीज बल्की हो जाते हैं, ये है। और पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, स्कैंटी होते हैं या अर्ली हो जाते हैं,
या फिर प्रोलॉन्ग होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो वो जो यूट्रस की जो वॉल थिकनिंग जो है वो शेडिंग ज्यादा होता है, इसलिए प्रोलॉन्ग पीरियड होते हैं, वेट गेन हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यूट्रस जो है दोनों ओवरीज दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस है, मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन दोनों भी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें इम्बैलेंस हो जाने से मतलब मेल हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से हेयर ग्रोथ हो जाती है, चिन पे, अपर लिप्स पे, गाल पे, या चेस्ट पे, थाइज में, ओवरऑल बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। या फिर स्काल्प पे यहाँ पर हेयर लॉस हो सकता है, यानी बाल्डनेस आ जाना है ना। फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो खराब हो जाती है, नींद में से एकदम जागना, दिन भर फिर नींद आते रहना, रात को ठीक से नींद नहीं आना, मूड चेंजेस हो जाना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सब इसके सिम्टम्स है। और साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाने की वजह से फिर प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन भी हो जाती है। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एक तो इरेगुलर पीरियड्स वगैरह रहेंगे इसकी वजह से, और फिर बाद में हार्मोनल जो टेस्ट बोलते हैं डॉक्टर, वो उसके वजह वो डायग्नोस्टिक हो जाते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में पॉलीसिस्ट दिखते हैं, ज्यादा सिस्ट दिखते हैं, उसकी वजह से डायग्नोस हो सकते हैं, या हार्मोनल के जो टेस्टिंग है उसके वजह से। ये अलग अलग तरीकों से, मतलब केमिकली टेस्टिंग से या हिस्ट्री लेके ये डायग्नोसिस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? एक तो जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अपने मदर को है या ऐसे हमारे जीन्स में अगर है वो तो, लेकिन देखो पहले नहीं था और अब क्यों हो रहा है? मतलब वही जीन्स वाले हमारी मम्मी वगैरह उनको नहीं हो रहा था ना, हमें हो रहा है। ऐसे हो सकता है कि उनके जीन्स में वो एक्सप्रेस नहीं हुए रहेंगे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो सही था, और हमारा लाइफस्टाइल अभी बिगड़ गया है, इसलिए वो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हम तो अभी जीन्स तो नहीं बदल सकते, तो हम लोग क्या करना चाहिए? फिर लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। तो मेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। तो और क्या क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिर हमारा डाइट बराबर नहीं है, फिर स्ट्रेस और वरीज है हमारे में, तो भी ये PCOD हो सकता है। और स्लीप पैटर्न हमारा ठीक नहीं है, लैक ऑफ स्लीप ना, काम की वजह से आजकल नाइट शिफ्ट करते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है आजकल, है ना, उसकी वजह से। और बेसिक कल्प्रिट क्या है इसमें? इंसुलिन जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? इसके मैंने मिलेट्स में एक मिलेट्स के ऊपर एक 1.5 घंटे का एक वीडियो बना है, वो अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। तो वो बहुत बड़ा है वो टॉपिक, अभी इसमें नहीं ला सकते, नहीं तो फिर पूरा समय इसी में चला जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा रहेगा और आपकी इच्छा है वो जानने की, तो आप आपका नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो आपको वो वीडियो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसका लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, और मेरा नाम भी सोनिया जी मेरा नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है। अभी इंसुलिन का काम क्या है? खून में जो ग्लूकोज है उसको उठा के सेल के अंदर डाल देना, मतलब वो एक्चुअली जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन इंसुलिन है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो कुछ फायदा नहीं उसका, है ना, क्योंकि वो द्वारपाल का काम करता है वो सेल के अंदर लेके जाने के लिए। ठीक है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन बराबर काम नहीं करता है तो क्या होगा? सेल्स स्टार्व होंगे, मतलब उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो फिर ब्रेन तक मैसेज क्या पहुंचेगा?
कि इंसुलिन कम है तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है पैंक्रियास के थ्रू, और ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट होता है उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसकी वजह से फिर ओबेसिटी, फिर ये जो बल्कि ओवरीज होना वो, फिर डायबिटीज, ये सब उसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देने पड़ते हैं, और उसकी वजह से फिर पीसीओडी मतलब वही सिम्टम्स है पीसीओडी के। ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसी के वजह से हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मेन मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी तो है ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स, अलग अलग मेडिकेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है उसकी, जैसे वेट गेन है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट रहेगी, हर्सुटिज्म यानी मेल हार्मोन्स का बढ़ना है, ये सब मैंने बताया, बाल्डनेस या हेयर ग्रोथ वगैरह, उसके लिए फिर एंटी टेस्टोस्टेरोन यानी मतलब मेल हार्मोन को कम करने के लिए वो ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। ये अलग अलग ट्रीटमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर्स मेन है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, एज ए प्रिकॉशन बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव भी बोल सकते हैं और क्यूरेटिव भी बोल सकते हैं। क्या है, हमारी लाइफस्टाइल को सुधारना, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको सुधारना, एक्सरसाइज प्रॉपरली करना, अच्छी स्लीप लेना, स्ट्रेस फ्री रहना, और डाइट बराबर से करना। ये 5 चीजों को हमें बराबर से फॉलो करना चाहिए। यस, अभी इसमें और जो इंसुलिन की बात है तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि मिलेट्स जो है वो सबसे मेन काम करते हैं, क्योंकि हम जो रोटी या मतलब चावल ये गेहूं खाते हैं, उसकी वजह से हमारे खून में ग्लूकोज के स्पाइक्स हो जाते हैं, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज सिक्रेट हो जाती है, और ये बार बार होते रहता है ना। दिन में हम 2 या 3 बार खाते हैं, तो बार बार ओवर फ्लडिंग ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ऐसे हो जाने की वजह से क्या होता है, ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन हो जाता है। ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन होता है, बहुत ज्यादा बार बार होते रहेगा, तो फिर सेल्स क्या हो जाते हैं, इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, फिर वो विशियस साइकिल में शरीर फंस जाता है। मतलब बाद में ऐसी हालत हो जाती है कि सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, लेकिन खून में बहुत सारा ग्लूकोज है, और इंसुलिन भी बहुत सारा है, लेकिन फायदा क्या, जो सेल्स है वो इंसुलिन को अटैच होने ही नहीं देते, है ना। इंसुलिन अटैच होता है सेल को, फिर दरवाजा खुलता है, फिर ग्लूकोज अंदर जाता है, लेकिन वो अटैचमेंट ही नहीं हो पाती है। तो फिर ये विशियस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमें मिलेट डाइट पे जाना चाहिए। डॉक्टर तो बोलते हैं ना कि ओ ज्यादा मीठा मत खाओ, ज्यादा स्टार्च वाला मत खाओ, फिर खाए तो क्या खाए, तो ये बेस्ट है, मिलेट्स बेस्ट है। मिलेट्स खाने से क्या होता है, हमारे खून में जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। जैसे मानसून में ओवर द 4 months 6 months रोज थोड़ा बारिश होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब मस्त होगा, खेती अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन वही पूरी बारिश 2 दिन में ही गिर जाए, तो क्या होगा, पूरे जगह इमरजेंसी हो जाएगी, फ्लडिंग हो जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा। वही हाल हमारा, हम लोग गेहूं और चावल खाते हैं तब हो जाता है। तो ये मेन कल्प्रिट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, शिफ्टिंग टू मिलेट डाइट। वो क्या है मिलेट डाइट, क्या है वो, क्यों करना चाहिए, उसका क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या है, वो सब आपको उस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अभी दूसरी बात देखते हैं। ये हमने देखा डाइट के बारे में। डाइट के बारे में और एक बात है जो हार्मोनल इम्बैलेंस के रेफरेंस में है। अभी हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे अंदर इतना क्यों हो रहा है, इसकी वजह है, एक तो स्ट्रेस तो है ही है, वो तो है ही,
लेकिन दूसरी एक बात है कि हम जो दूध और दूध के पदार्थ लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और तीसरी बात है वो प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन हम ज्यादा करते हैं, उसमें एस्ट्रोजन जैसे कंपाउंड रहते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, स्पेशली फूड के लिए, स्पेशली लिक्विड फूड के लिए बिल्कुल प्लास्टिक का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके नैनो पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, वो जो एस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंस है वो आ जाता है, फिर उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, दूसरा क्या हमने कहा कि मिल्क, देखो जो आजकल जर्सी गाय का दूध या बफेलो का मिल्क ज्यादा यूज करते हैं, है ना, और जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है ना। देखो ह्यूमन बीइंग में नेचर ने क्या किया है, हर एक स्पीसीज के लिए जो बॉडी हमारी है, हार्मोन्स क्या है वो कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी में सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे ऐसे जो केमिकल्स है उनको हार्मोन बोलते हैं, और हमारे शरीर में वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिक्रेट होते हैं, और उनका इतना फाइन बैलेंस रहता है। जो अलग अलग हार्मोन्स है उनके अलग अलग एक्शंस है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, और सब हार्मोन्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। उनका एक फाइन बैलेंस होता है हमारे शरीर में। जैसे थायराइड का है ना, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ऐसे एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम हो जाता है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो अफेक्ट करते हैं। तो जब हम मिल्क लेते हैं तो क्या होता है, मिल्क किसका ले रहे हैं हम, किसी दूसरे प्राणी का ले रहे हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग का अपने छोटेपन में हमने माँ का दूध पिया, वो तो सबसे बेस्ट था, वो अमृत था। लेकिन अब जो हम दूसरे प्राणी का दूध पी रहे हैं, वो उनमें वो दूध में जो हार्मोन्स है वो किसके लिए हो गए, उस प्राणी के बच्चे के लिए हो गए। मतलब वो स्पीसीज के बॉडी के लिए परफेक्ट वो हार्मोन्स होंगे। जब वो हम लेते हैं तो उसमें जो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे जानवर, एक काऊ का बच्चा जो है वो कुछ 3-4 साल में प्यूबर्टी में आ जाता है, और ह्यूमन का बच्चा जो है वो 16 साल में प्यूबर्टी में आ जाता है। कितना फर्क है। इसके लिए उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो हार्मोनल सिस्टम हमारे साथ कुछ मैच ही नहीं करती है। तो वो जो हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर रोज जाते रहते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमें कम से कम दूध लेना चाहिए, वो भी देसी गाय का मिले तो ही। एज ए मेडिसिन हम ले सकते हैं एकदम थोड़ी मात्रा में जरूरत होने पर। देसी गाय का घी एज मेडिसिन ले सकते हैं, वो अन्न शुद्धि का काम करता है, तो रोज एक छोटा टीस्पून ले सकते हैं हम लोग। लेकिन दूध बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो कैटल्स है, ये जो गाय या भैंस, ये जो है इनको ज्यादा दूध निकलना चाहिए, उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क होना चाहिए। इसके लिए उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। तो वो भी हार्मोन्स हमारे अंदर चले जाते हैं टू मिल्क, तो वो भी हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। और एक बात है कि इनको जैसे जब भी मिल्किंग करते हैं, है ना, उनके अडर से जब दूध निकालते हैं, थन से जो दूध निकालते हैं, तो बार बार फ्रिक्शन की वजह से वहां पर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, मैस्टाइटिस करके उसको बोलते हैं, वो रोग है, उनके स्तन का रोग है। तो वो ना हो, फिर उसकी वजह से क्या, वो पस और ब्लड भी मिल्क में आ सकता है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं।
गाय को, भैंस को, ताकि उनको वो इन्फेक्शन जल्दी ना पकड़े। वो तो होता ही है, और थोड़े थोड़े पस सेल्स और आरबीसीज थ्रू मिल्क हमारे शरीर में जाते ही हैं, और उसके साथ साथ उनको जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो भी हमारे शरीर में जाते हैं। और जब वो एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में रेगुलरली जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो गट फ्लोरा है, गट यानी हमारा दूसरा ब्रेन ही, जो गट फ्लोरा है उसके अंदर जो हमारे बैक्टीरिया, हेल्पफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर, गट के अंदर रहते हैं, जो हमारे हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, इवन हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए वो मदद करते हैं हमें। बहुत सारे विटामिन शरीर के अंदर तैयार, विटामिन B12, विटामिन K हमारे शरीर के अंदर तैयार करते हैं। इन शॉर्ट ऐसे बोलो ना कि शरीर में जो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया है, यानी गट फ्लोरा जो है, वो अगर बैलेंस ठीक नहीं रहेगा तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को ठीक रखते हैं। हाँ, तो जब ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में ये दूध के मार्फत जाते रहते हैं तो हमारा गट फ्लोरा वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मानो कि हमारा आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही पकड़ के चलो आप। तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। फिर इसका प्रभाव, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर इंसुलिन, ये वो पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हमने कम से कम दूध लेना चाहिए, और वो भी देसी गाय का फ्रेश मिलेगा तो ही लेना चाहिए। ओके, दूसरी बात है नॉन वेजिटेरियन फूड की। अभी नॉन वेज में भी सेम वही है, बात आती है। चिकन बोलो या गोट बोलो, अभी जो व्यावसायिक लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, है ना, इसलिए वो चिकन को इंजेक्शन देके वो फटाफट उनको फैट बना देते हैं, अलग अलग इंजेक्शंस देके, हार्मोनल इंजेक्ट, ताकि ग्रोथ उनकी फास्ट हो जाए और जल्दी जल्दी फैट वो बन के वो कम से कम एज में उनको, एक्चुअली क्या होता है, जो एज में उनको चलना भी नहीं आता उस एज में वो एकदम बड़े हो जाते हैं। उनको चलना भी नहीं होता है, इतना उनका वजन बढ़ जाता है, एबनॉर्मली उनका वेट बढ़ाया जाता है इंजेक्शन दे दे के। तो ऐसे फिर ऐसा नॉनवेज खा के हम हमारे शरीर में वो हार्मोन्स भी डाल रहे हैं, और उनको भी ऑब्वियसली वो बीमार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एबनॉर्मली जो उनको ग्रो किया जाता है, तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उनको जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकता है, इसलिए उनको भी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि वो बीमार ना गिरे और मर ना जाए। हाँ, तो वो भी एंटीबायोटिक्स हम हमारे शरीर में लेते हैं थ्रू नॉन वेजिटेरियन फूड। तो ये दो जो मेन है, मिल्क और नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसकी वजह से हमारा गट फ्लोरा बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, साथ साथ डायरेक्टली भी उनकी वजह से हार्मोनल हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो रहा है। यस, एकदम क्लियर हो गया। तो फिर ऑब्वियसली इसलिए तो फास्ट अभी पीसीओडी का प्रमाण बढ़ रहा है। और दूसरा ये भी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि देखो ना, जो ऐसे स्टैटिस्टिकल डाटा है, ऐसे पाया गया है कि जो लो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग हैं, है ना, काम वाली बाइया वगैरह ऐसे, या रूरल एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं, उनमें पीसीओडी का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं देखा गया है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज बहुत होती है, उनकी लाइफस्टाइल जो है नेचुरल होती है, जैसे हमारे पूर्वजों की थी। वो अनाज पीसते थे, कपड़े धोते थे, घर की साफ सफाई खुद करते थे, उठना बैठना, चूल्हे पर खाना पकाना, है ना, कुछ ग्राइंड करने के लिए भी क्या सिलबट्टा क्या बोलते, उसके ऊपर सब करना, मतलब वो एक्सरसाइज उनका ऑटोमेटिकली होता था। एसी में नहीं बैठते थे, है ना, व्हीकल्स में ज्यादा घूमते नहीं थे, चलना उनका ज्यादा होता, साइकिलिंग होता था। तो लाइफस्टाइल वो अलग ही था। वो लाइफस्टाइल में अभी लो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग रहते हैं, तो उनको पीसीओडी ज्यादा नहीं पाया गया। तो इससे हमें सीखना क्या चाहिए
कि हमने प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। ठीक है, अभी डाइट का हो गया, और डाइट के बारे में मुझे और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, वो है कि डाइट में ये दो चीजें तो मैंने बताई कि वेगन मिल्क और इसके बारे में बताया, और दूसरी बात है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी जो विटामिन्स और मिनरल्स जो है, हाँ, जो पीसीओडी के इसमें बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है, वो कौन सी है? विटामिन B12 है, विटामिन C है, हाँ, और आयरन है, क्रोमियम है, जिंक है, फिर प्रोबायोटिक्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इनोसिटॉल है। ये सब जो है ये पीसीओडी के लिए बहुत उपयोगी है, मतलब उसको उससे रिकवर होने के लिए, क्योर करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमें बाहर से लेने से अच्छा है नेचुरली हम उनको ले, वो ज्यादा अच्छे हैं। ये सब किस में पाए जाते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स तो है ही, सीड्स, नट्स, प्रोबायोटिक्स किस में पाए जाते हैं, है ना? फर्मेंटेड मिलेट का पॉरिज है उसमें, या फिर छाछ है। अच्छा, एक बात बतानी है आपको, हाँ, अगर आपको मिल्क लेना ही है ना, तो ऐसे मिल्क लेने से अच्छा है उसकी छाछ ले, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों पता है? जब भी दूध के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन होती है और दूध का दही में रूपांतरण होता है, तब उसमें जो हार्मफुल जो भी चीजें हैं, हार्मोन्स बोलो या एंटीबायोटिक, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ताकि वो हमारे लिए हार्मलेस हो जाते हैं। ये एक एडवांटेज है, हाँ? तो अगर आपको लेना ही है तो आप छाछ के रूप में ले, तो आपको प्रोबायोटिक्स यानी हेल्पफुल बैक्टीरिया जो है इसमें रहते, लैक्टोबैसिलाई रहते छाछ में, वो भी मिल जाएंगे, और साथ साथ जो दूध का जो बैड इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, हाँ? ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। फिर आयरन वगैरह ये सब जो विटामिन मिनरल्स जो है ना, उसके लिए जो भी हमें फूड खाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, हाँ, और किस कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, इसके लिए आपने एक बहुत, श्री श्री रविशंकर जी ने एक बहुत, गुरुजी जिनको हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर कोर्स बनाया है, होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम। वो आप जरूर जरूर अटेंड करना। अभी 4 तारीख से है वो, शाम को 7 से 9 बजे तक, हाँ? उसमें आपका ये पूरा फूड का पूरा कवर हो जाएगा, मतलब आप उसके लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। चलो बाबा, एक तो मेरा जो फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर जो है फूड का, वो अभी पूरा समझ में आ गया और प्रैक्टिकली अप्लीकेबल है। और ऐसे नहीं कि बोरिंग खाना, ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम टेस्टी, हेल्दी, आंखों के लिए अट्रैक्टिव, खाने के लिए टेस्टी, कलरफुल, सुंदर खाना हम कैसे बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, जिसमें ये सब विटामिन मिनरल्स का लॉस एकदम मिनिमम हो जाए। और फिर इस कोर्स में आपको ना डेली रेजिम भी मिलेगा जो पीसीओएस के लिए भी फायदेमंद रहेगा, कि आपको सवेरे से लेके रात तक कब क्या और कैसे खाना है। फिर जब हम खाना खाते हैं उसकी वैदिक प्रक्रिया भी बताई दी जाएगी विद प्रैक्टिकल वीडियो, कि हमने कैसे मंत्रोच्चारण के साथ अन्न ग्रहण करना चाहिए। हाँ, देखो सोनिया दीदी ने उसका लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में रजिस्टर तुरंत कर सकते हो। ये सुनने के बाद, पूरा हो जाने के बाद हम 5 मिनट रखेंगे ऐसे ही, ठीक है? तो और इम्पोर्टेंट बहुत बातें, हम देखो कितना महंगी महंगी चीजें, हाँ, अच्छी समझ के खरीद के लेके आते हैं। जैसे हम बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सब जो चीजें हम कितनी महंगी, शरीर के लिए अच्छी है इसके लिए लेके आते हैं, या फिर भारी भारी फ्रूट्स लेके आते हैं, कीवी लेके आते हैं, फिर क्या ऑस्ट्रेलिया का कुछ गुआवा, क्या क्या आजकल नहीं मिलता है हमें। तो इतनी महंगी महंगी चीजें हम लेके आते हैं, लेकिन जब हम गलत तरीके से खाते हैं तो उसकी वैल्यू 20% भी नहीं, 20 पैसा भी नहीं रहती।
तो हमारा पैसा भी वेस्ट, हाँ, और शरीर भी खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर हम गलत कॉम्बिनेशन में खाते हैं उसको, तो क्या होता है कि उससे विषैले पदार्थ शरीर में तैयार हो जाते हैं उल्टा। और जो विषैले पदार्थ तैयार हो जाते हैं उसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, हाँ? और पूरा हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो जाता है, हाँ? और किडनी पर लोड आता है, लीवर पर लोड आता है, हाँ? तो फिर कैसे करें? सही कॉम्बिनेशन, विरुद्ध आहार कहते हैं, यानी दो कुछ फूड है, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो अलग अलग खाएंगे तो ठीक है, अच्छे है, लेकिन वो दोनों साथ में खाएंगे तो वो गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, हाँ, और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो क्या है विरुद्ध आहार? तो उसका पूरा लिस्ट आपको इस कोर्स में मिलेगा। फिर हमारे देखो हमारी खून की जो पीएच है, वो है अल्कलाइन है। जब हम गलत तरीके से खाना खाते हैं और कुछ गड़बड़े करते हैं, रात को जागरण करते हैं वगैरह, तो हमारा खून का पीएच डाउन होके एसिडिक बन जाता है, और फिर एसिडिटी ये मेन वजह है शरीर में पूरा इम्बैलेंस। क्योंकि अल्कलाइन अगर खून रहेगा ना तो 99% आपको रोग होगे ही नहीं, और अगर खून एसिडिक हो जाता है और फिर बाद में हम कुछ भी अच्छा अच्छा खाएंगे तो भी उससे रोग ही होने वाले हैं। तो वो एसिडिटी को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? वो अल्कलाइन वाटर के थ्रू न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो अल्कलाइन वाटर क्या है, वो कैसे बनाना है, कब पीना है, क्योंकि वो भी गलत समय पे खाएंगे तो डाइजेशन खराब हो जाता है। वो सब जो जानकारी है वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। और एक फूड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फूड ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे शरीर के अंदर ज्यादा एनर्जी मिले और टॉक्सिन्स कम पैदा हो। वो कौन सा फूड है? सात्विक फूड है वो सात्विक फूड कौन सा है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी लिस्टिंग मिलेगी आपको क्या क्या है सात्विक फूड। वो खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, पीसीओडी के लिए वो बहुत 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 फायदेमंद है। फिर दूसरा, हम फिर क्या खाते? सात्विक नहीं खाते तो हम क्या खाते? तामसिक और राजसिक फूड हम खा रहे हैं आजकल, इसलिए पीसीओडी का प्रमाण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। वो तामसिक और राजसिक फूड क्या है, वो भी जानिए इस कोर्स में। फिर कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं इसको, हम तामसिक और राजसिक से सात्विक की ओर कैसे जा सकते हैं, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। देखो, एक प्रॉपर तरीके से जब हम नॉलेज लेते हैं तो उसको हम जीवन में उतार भी सकते हैं। नहीं तो इधर उधर से कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी गलत तरीके से कर लिया, उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने एल्कलाइन वाटर के बारे में बताया, गलत समय पे पिया तो उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब जो, और डेली रेजिम मैंने बताया है कि कैसे बताएंगे। दूसरी बात जो है ना, कफ पित्त वात। देखो अभी ये जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है ना, कफजन्य रोग है ये। आयुर्वेदा के हिसाब से वो कफजन्य सिंड्रोम है। शरीर में जब कफ का इम्बैलेंस हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो ये डिसीज हो जाता है। तो ये कफ पित्त वात क्या है? इसे यद पिंडे तद, हमारे शरीर पंच महाभूतों से बना है, सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी है। जब इस सृष्टि में इन पंच महाभूतों में इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे जल तत्व इम्बैलेंस हो गया, कौन से पंच महाभूत है ये? आप, तेज, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो अगर आप यानी जल तत्व का इम्बैलेंस हो जाता है तो बाढ़ आती है। वैसे हमारे शरीर के अंदर जब जल तत्व का इम्बैलेंस होता है तो कफ बढ़ता है, फिर पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। तो ये कफ क्या है, वो क्यों बढ़ता है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, वो पहचाने कैसे? फिर हमारी प्रकृति क्या है? जैसे ब्लड ग्रुप सबका तय है जन्म से, वैसे जन्म से हमारी प्रकृति भी तय है, वो बदलती नहीं है। तो हमारी प्रकृति क्या है?
मेरी प्रकृति कफ है तो मुझे पीसीओडी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कफ प्रकृति और उसमें से भी कफ बढ़ गया तो पीसीओडी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर पित्त प्रकृति है तो क्रोध आता है। हाँ, मतलब अलग अलग सिम्टम्स क्या है, और वो नहीं बढ़ने चाहिए, वो बैलेंस में रहे चाहिए कफ पित्त वात। इसके लिए हमने क्या खाना चाहिए है और क्या नहीं खाना चाहिए है, ये भी आपको पूरा डिटेल में इस कोर्स में पता चलेगा है? और पीसीओडी जब भी होता है तभी डिप्रेशन और मूड स्विंग्स ये सब हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली कफ पित्त वात भी इम्बैलेंस होते हैं तो ये सब हो ही जाता है। तो उसको कंट्रोल में कैसे करें, थ्रू डाइट है, वो आपको पता चलेगा कि मूड के मतलब हमारा स्वभाव जो है, किसी दूसरे का स्वभाव है, दूसरे की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। मेरे पति ने मुझे मतलब डांटा बोलो या क्रोध किया बोलो, या बच्चे ठीक से बिहेव नहीं करते तो उससे भी हमें चिड़चिड़ हो जाती है, हम तकलीफ में आ जाते हैं। तो हमारी इंटर रिलेशनशिप जो है वो सुधारने के लिए हमने क्या खाना चाहिए और दूसरों को क्या खिलाना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग बात है। बस उनको एक चीज खिला दो और उनका मूड चेंज हो जाए, हम भी एक कुछ चीज खाए और हमारा मूड चेंज हो जाए। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं मूड्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है, बहुत ही सुंदर है, हमारा एंशिएंट नॉलेज है आयुर्वेदा का। ये सब आपको पता चलेगा। फिर क्या, घर में कोई भी किस तरीके से भी बिहेव करेगा ना, तो आप उसका मूल किसमें ढूंढोगे, उनका कफ बैलेंस हुआ, कफ इम्बैलेंस हुआ, पित्त इम्बैलेंस हुआ या वात इम्बैलेंस, उसका आप मूल ढूंढेंगे कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर उनका बिहेवियर सुधारने के लिए तुरंत आपके मन में फिर आप नाराज नहीं होंगे उनके बिहेवियर से, फिर आपको उल्टा कुछ इंटरेस्ट आने लगेगा कि अरे उनका मूड ठीक करने के लिए हमने उनको ये खिलाना चाहिए है? ये बात है? तो घर का माहौल भी वो सब हम लोग अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं ये चीज डाइट के बारे में हो गई। अभी हम देखते हैं कि हाँ, और एक बात है, विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी मोस्टली पीसीओडी के पेशेंट्स में 85% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। उसके लिए दिन में 30-40 मिनट हमें सनशाइन में, धूप में बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल विटामिन डी का सोर्स हमें नहीं है। नेचुरल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सिर्फ स्किन के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से हमें विटामिन डी मिल जाता है। और सपोज अभी बारिश का मौसम है, तो धूप तो आती नहीं है ना, तो कितने कितने दिनों तक धूप नहीं आती। उसके लिए आपको एक मस्त नुस्खा बताती हूँ। मशरूम्स है ना, मशरूम्स, उनको क्या करना है, आपने खरीदना है। हमने बटाटा चिप्स बनाते हैं ना, वैसे उनको स्लाइस करने हैं, और उनको ना अभी थोड़ा धूप है तब तक उनको अच्छे से ड्राई करना है, सन ड्राई करना है, एकदम कड़ा सन ड्राई करना है मतलब। और उनको फ्रिज में अच्छे से रख दो आप। और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 दिन वो थोड़े थोड़े हम लोग कुछ भी दाल में या रसम में या सब्जी में, किसी में भी पाउडर फॉर्म में भी करके आप डाल सकते हो। थोड़े थोड़े टुकड़े थोड़ा समय भिगा के हम उसमें डाल सकते हैं। ये जो मशरूम्स हैं, जैसे हमारे स्किन में विटामिन डी तैयार होता है, वैसे मशरूम्स भी जब भी सनलाइट पड़ता है तो उनके अंदर भी विटामिन डी तैयार हो जाता है। तो ये नेचुरल सोर्स है विटामिन डी लेने का। तो जब भी बारिश के मौसम में सनलाइट नहीं मिलता है तब हम इन मशरूम्स का उपयोग कर सकते हैं, सन ड्राइड मशरूम। क्योंकि पृथ्वी पर जहां जहां पर 6 महीने की रात 6 महीने का दिन ऐसा सब रहता है ना, वो लोग यही तरीका यूज करते हैं मशरूम्स का। ठीक है, तो विटामिन डी बहुत जरूरी है हमारे हार्ट के लिए, ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए, हर एक चीज के लिए विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
तो अभी हम स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। अभी समय कितना है अपने पास? बेटा हाँ, अभी 10-15 मिनट है। हाँ, अभी स्ट्रेस की बात करते हैं। हाँ, हमने फूड के बारे में देख लिया, तो आप जल्दी से रजिस्टर कर दो ये कोर्स। हाँ, और आपने ऑलरेडी कर चुके हो अगर, तो उसको फॉलो करना शुरू करो, सिर्फ सीखने से फायदा नहीं है। हाँ, और कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या फिर हमारे टीचर सरीना दीदी, सोनिया दीदी और भी टीचर्स हैं, उनको कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर डाला ही है उसमें 8308044666। हाँ, ये मेरा नंबर है। जो भी रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे उनके लिए मुझे जरूरी लगा 8308044666। ठीक है, ओके। अभी स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, है ना। स्ट्रेस ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से पीसीओडी हमें हो सकता है। तो भी स्ट्रेस के लिए क्या करें? सबसे बेस्ट और इजी उपाय है सुदर्शन क्रिया करो। क्योंकि मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया से ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सुदर्शन क्रिया करने से स्ट्रेस हार्मोन की लेवल, लैक्टेट और कॉर्टिसोल की लेवल कम हो जाती है। फिर पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल हो जाते हैं। और हैप्पी हार्मोन बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन अपने आप से कम हो जाते हैं रोज सुदर्शन क्रिया करने से। और जब इस सुदर्शन क्रिया करते हैं तो हम अनायास से ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो मेडिटेशन के फायदे तो अनगिनत है, अनगिनत। मेडिटेशन कर से कितने सारे कैंसर जैसे डिसीजेस भी ठीक हो जाते हैं रोज मेडिटेशन करने से। ठीक है, तो ये सुदर्शन क्रिया आप जल्दी से जल्दी सीख ले। अच्छा, सुदर्शन क्रिया का और भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ये तो है ही कि हमारे इम्यूनिटी बढ़ जाती है, नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाते हैं, फिर टी सेल्स, बी सेल्स है, जो सब इम्यूनिटी सेल्स है वो भी बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर हमारी हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, हर सेल तक लाइफ फोर्स, सटल लाइफ फोर्स यानी प्राण शक्ति सेल सेल तक पहुंच जाती है। ये कैसे होता है सुदर्शन क्रिया से? क्योंकि हम जब भी सुदर्शन क्रिया ये ब्रीदिंग टेक्निक है ना, हम जब भी सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, साथ साथ प्राण शक्ति भी अंदर लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है इतना जो हम पल पल बाहर छोड़ रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? जो हमारे शरीर में विषैले तत्व तैयार हो जाते हैं, टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं। टॉक्सिन्स कैसे तैयार हो जाते हैं? जो अन्न खाते हैं उससे कुछ वेस्ट निकलता है, जो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं उसकी वजह से टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं। और जो हम काम करते हैं वो भी उसकी वजह से भी टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं। तो शरीर में जो भी विषैले पदार्थ तैयार होते रहते पल 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 पल, उनका ऑक्सीडेशन यानी जलाने का काम हर सेल के अंदर होता है। हा? और फिर वो जलाने के बाद उसका रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड नाम के विषैले गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पल पल हम उच्छ्वास के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। अच्छा, तो ये जो काम है मतलब शरीर की जो साफ सफाई है वो हम श्वास के द्वारा 90% करते हैं और 10% शरीर की साफ सफाई हम मल मूत्र, आई डिस्चार्ज, ईयर डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज, स्वेट, पसीना, इसके थ्रू हमारे टॉक्सिन सिर्फ 10% निकलते हैं, कचरा। और 90% कचरा कहाँ से निकलता है? ये जो मैंने कहा ना, हर सेल के अंदर वो जलाया जाता है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और श्वास के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं उसको। तो इतना इम्पोर्टेंट काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं। और लंग्स जो है ग्रेप्स के गुच्छे की तरह है, अल्वियोलाई बोलते हैं उनको। तो अल्वियोलाई यानी एक छोटा बलून पकड़ो, उसका जो है अंदर हवा भरी बाहर हवा है,
तो अंदर जो हवा है और बाहर की तरफ है ना, जो हमने सांस ली तो वो बलून है, छोटा छोटा गुच्छे जो है उसके अंदर हवा ऑक्सीजन आ गया है, उनके बाहर जो है पूरे कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की जाली है पूरी है? तो इसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मतलब वो जो खून है वो अंदर से वो ऑक्सीजन लेता है और अपना वाला कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है लंग्स में। फिर वो लंग्स फिर वो बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। तो अभी ये काम जो लंग्स कर रहे हैं, तो लंग्स की अगर कैपेसिटी जो हमारी है वो हम पूरी तरीके से यूज करेंगे तो ये साफ सफाई का काम परफेक्ट होगा ऑब्वियसली। भगवान ने हमें पूरी कैपेसिटी वाले लंग्स दिए हैं, लेकिन हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारी लंग कैपेसिटी हम सिर्फ 1/3 ही यूज कर रहे हैं। 1/3 लंग का कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम शरीर की साफ सफाई सिर्फ 1/3 कर रहे हैं। मतलब 2/3 कचरा हमारे शरीर के अंदर जमा होते जा रहा है। वो हर सेल के अंदर, मतलब वो पैंक्रियाज सेल के अंदर भी और हर एक ऑर्गन के सेल के अंदर। उसका परिणाम क्या होता है, वो जो ऑर्गन्स है उनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। मतलब पैंक्रियाज बराबर इंसुलिन तैयार नहीं करेंगे, फॉल्टी इंसुलिन तैयार होगा, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर लीवर के सेल्स बराबर काम नहीं करेंगे, किडनी के सेल्स बराबर काम नहीं करेंगे, आंखों के सेल, हर सेल ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि वो विषैले पदार्थों से भरा हुआ है। इसके लिए वो साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि रोज के रोज जैसी साफ सफाई होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही। तो क्या करें, सुदर्शन क्रिया रोज करने से क्या होता है, हमारी लंग की कैपेसिटी पूरी 90% के ऊपर तक चली जाती है। इसका मतलब क्या है, हमारे हर सेल की साफ सफाई पूरी पूरी हो जाती है पल पल। और जैसे हर सेल क्लीन हो जाएगा वैसे वो बराबर से काम करेगा। सेल से ऑर्गन बनता है, वो ऑर्गन ठीक से काम करेंगे तो जैसे पैंक्रियास ठीक से काम करेगा, लीवर ठीक से काम करेगा, किडनी ठीक से काम करेगी, थायराइड, ये सब जो हमारे ऑर्गन्स है वो ठीक से काम करेंगे तो हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, है ना, फिर पीसीओडी भी नहीं होगा। तो इसके लिए रोज सुदर्शन क्रिया करना जरूरी है, इसलिए सुदर्शन क्रिया सीखना जरूरी है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टीचर के गाइडेंस में। और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बता के मैं ये सेशन कंप्लीट करूंगी। वो बात ऐसी है कि हम कितना भी अच्छा खाए, लेकिन उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होके उसका अगर ज्वलन होके उससे एनर्जी प्राप्त नहीं होगी तो उसका फायदा क्या। मतलब हमारे पास फ्यूल है, ईंधन है, लेकिन वो जलाने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है तो उसका फायदा क्या। मतलब अपने पास माचिस है, दिए में तेल है, दिए में बाती है, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है, वो रूम में ऑक्सीजन ही नहीं, तो वो जलेगा दिया, नहीं जलेगा। हमने बचपन में देखा है, हम जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख देते हैं तो थोड़े समय के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यस। अच्छा, किसी ने पूछा मिलेट्स के बारे में बात करना, मैंने कहा था ना अभी ये पीसीओडी का टॉपिक है ना, तो उसके रिलेटेड मैंने अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात की है। मिलेट के बारे में मेरा बड़ा सेशन है, आप आपका फोन नंबर और नाम डालो तो वो बड़ा से 1 से 1.5 घंटे का वो सेशन है, उसका लिंक आपको दे देंगे। तो मिलेट के बारे में इतना बड़ा पूरा जो डिस्कशन है, जो पूरा वेबिनार है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रेस के बारे में, हाँ स्ट्रेस फ्री तो हम हो ही जाते हैं जैसे मैंने बताया। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई, हम लोग टॉक्सिन फ्री हो जाते हैं सुदर्शन क्रिया करने से। और तीसरी बात मैंने क्या बताई कि हमें एनर्जी पूरी तरीके से मिलती, कैसे, क्योंकि अभी मैंने बताया जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है
उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है, डाइजेशन। हाँ, इधर खाना है, डाइजेस्ट किया, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो गया। ग्लूकोज ये फ्यूएल का काम करता है शरीर में। फिर वो ग्लूकोज थ्रू ब्लड हर सेल तक जाता है। हाँ? और अगर इंसुलिन प्रॉपर है, हाँ? तो वो सेल के अंदर जाएगा। हाँ? फिर सेल के अंदर जाने के बाद उसको जलाएंगे कैसे? अगर ऑक्सीजन है तो हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, तो अच्छे से अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलता है, तो हर सेल तक वो ऑक्सीजन भी ग्लूकोज के साथ चला जाता है। और वहां पर फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होके उससे एनर्जी तैयार होती है। और जैसे एनर्जी से भरपूर रहता है सेल, तो अपना काम ठीक से करेगा। मुझे बताओ, एनर्जी नहीं रहेंगे आपके अंदर तो आप काम कर पाओगे कभी? कुछ नहीं कर पाते। आप कितने भी स्किल्ड वर्कर हो, कितने भी अच्छे हाउसवाइफ हो, कितने भी अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छा कुक हो, अच्छे शेफ हो, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप ठीक से काम नहीं कर, कुछ भी फायदा नहीं उस सब टैलेंट का। वैसे ही सेल कितना भी क्लीन हो, लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी काम सुदर्शन क्रिया करेंगे तो अच्छा ऑक्सीजन रहेगा, अच्छा ऑक्सीजन रहेगा तो वो सेल हर सेल तक पहुंचेगा, हर सेल तक पहुंचेगा तो वो ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में होगा, तो सेल एनर्जेटिक रहेगा तो अपना काम ठीक से करेगा, तो सब ऑर्गन ठीक से काम करेंगे, तो फिर पीसीओडी नहीं होगा। सिंपल, सो लॉजिकल। यस, ठीक है। और क्या बात रहेगी? अभी अपना टाइम अप एक्चुअली हो गया है। बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली ये। हाँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज ठीक से करें, प्रॉपर, मतलब क्या बोलते हैं, डेली कम से कम हफ्ते में 4-5 दिन हमें 30-40 मिनट एक्सरसाइज, योगा सब करना चाहिए। योगा भी आपको सुदर्शन क्रिया वाले कोर्स में सिखाएंगे। हाँ, योगासन सब सिखाएंगे। या फिर वॉकिंग कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लंजेस है, फिर प्लांक है, स्क्वैट्स है, वो कर सकते हैं। फिर सनशाइन लेना है आपको, हेल्दी फूड खाना है, वो क्या है हम लोग होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सीखेंगे। फिर स्ट्रेस के लिए भी सुदर्शन क्रिया करना है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ग्लूकोज के स्पाइक्स नहीं होने चाहिए खून में, इसके लिए मिलेट्स खाना है। इसके लिए आप वेबिनार, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो अटेंड करिए। और अच्छे से नींद होने के लिए भी सुदर्शन क्रिया इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज क्रिया करते होगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। और वो जो उसके बाद में जो 10 मिनट्स का मेडिटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, वो 2 घंटे की स्लीप के बराबर आपको रेस्ट देता है। यस, तो हमने सब जो उसके कॉजेस है उनको कवर किया। गुड लाइफस्टाइल, हाँ, फिर पैकेज फूड ये नहीं खाना है, ताजा अन्न खाना है। हाँ, वो सब डिटेल में आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता ही चल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा मुझे लगता है समय हो गया है। यस, परफेक्ट, 9:15 बज गए हैं। अगर किसी को अर्जेंटली कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तब तक चैट बॉक्स में आपको जो भी लिंक्स वगैरह कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। हाँ, किसी को पूछना है तो हाथ ऊपर करे तो हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे। तो 5 मिनट का आप कुछ भी क्वेश्चन है तो उसको आंसर करते हैं। अच्छा नहीं है तो फिर अच्छी बात है ना? इसका मतलब मैंने जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया है। कैन वी क्योर डायबिटीज बाय फूड? ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। हाँ, उसके लिए आप वो मेरा मिलेट का वेबिनार सुन लीजिए। यस, और क्या किसी ने क्या पूछा है? और हैंड रेस कर सकते हो आप, ताकि हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। एक ने पूछा है, डज PCOS हैपन पोस्ट मेनोपॉज? क्या क्या? डज PCOS हैपन
पोस्ट मोनोपोज। अच्छा उसमें देखो, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला डिसीज है, यस, हाँ, तो ये कभी भी हो सकता है, मेनली फर्टाइल एज में होता है। और ये एबनॉर्मेलिटी है ना फाइनली, यस, तो हो सकता है। और क्या? What is role of oil in PCOD? रोल ऑफ ऑयल, Hmm. अच्छा, व्हाट इज रोल ऑफ ऑयल इन पीसीओडी एंड हार्मोन्स? हाँ, And hormone. हाँ, देखो ये जो है ना, हमारा शरीर जो है, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैं ऑयल के ऊपर एक अलग से टॉपिक लूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि पूरा जो फूड है ना, फूड क्वालिटी ही अफेक्ट करता है हमारे पूरे शरीर को, यस। तो सब जो हार्मोन्स है, हमारे पूरा जो शरीर है, वो सेल्स जो है, वो तैयार होने के लिए फैट की जरूरत होती ही है। हाँ, तो ऑब्वियसली ऑयल की क्वालिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने कोल्ड प्रेस ऑयल्स यूज करने चाहिए, जितना हो सके फ्रेश हम लोग ऑयल्स, ऑयल के सीड्स या नट्स खाएंगे तो अच्छा है। हाँ, ये सब इसमें होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पूरा कवर हो जाएगा। और ऑयल्स के ऊपर मैं और एक वेबिनार 1-2 दिन में ले लूंगी, हाँ, या कल या परसों ले लूंगी, तो आप वो अटेंड कर लेना। हाँ, डिटेल में बता दूंगी ऑयल्स के बारे में। और किसी को ने कुछ पूछा है रीना? बस ये वीडियो कैसे मिलेगी? हाँ, वीडियो मिलेगी ना आपको। रेड डिस्चार्ज, एक मिनट, मैंने पूछा है। Red discharge in between 2 period cycle. Mind cycle. मीन बिटवीन मिड साइकिल स्पॉटिंग, डज इट हैपन बिकॉज ऑफ, देखो ये हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है ना, तो ये इससे कुछ भी हो सकता है। इर्रेगुलर पीरियड्स में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और पर्सनली अगर आपको करना है ना, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास, देखो ये तो सब प्रिवेंटिव आपको करना ही करना है। हाँ, एकदम ज्यादा है ना, अभी एक्यूट फेज में है, तो आप एक सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए फिर डॉक्टर के पास जा सकते हो। जैसे डॉक्टर आपको अलग अलग जो भी सिम्टम्स है आपके, उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। मतलब अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन के कुछ ट्रीटमेंट पिल्स जो भी है वो देंगे, है ना। अगर वेट गेन है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देंगे। डायबिटिक, प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन हो गई, देखो पीसीओडी पीसीओएस में भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन भी हो सकती है ना, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन इम्बैलेंस, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, तो ये हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन बेस्ट वे क्या है, बाहर से कुछ ट्रीट करें, क्योंकि हार्मोन्स ऐसे इतनी कम मात्रा में रहते हैं, है ना, माइक्रोग्राम्स में, और हम जब लेते हैं तो मिलीग्राम्स में लेंगे, तो उससे भी मतलब वो शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं मानेंगे हम लोग। तो ठीक है, इमरजेंसी में ले लिया तो ठीक है बात, लेकिन हमें तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल तरीके से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और धीरे धीरे ये सब चीजें आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे पीसीओएस का प्रॉब्लम आपका चला जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? 5 मिनट हो गए, अभी नहीं पूछना है तो हम मीटिंग एंड तो ऑलमोस्ट हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। ऑयल के बारे में रिकॉर्डिंग के लिए हम कोई भी एडमिन को आप हाय डाल दो और रिकॉर्डिंग पर्सनल में मांग लो, हम दे देंगे जब बन जाएगी 2-3 दिनों में। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। मीटिंग एंड करते मीटिंग।